अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट आउटलाइन है हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की, जिसका कोड है हमारे पास SI341। हमने लास्ट सेमेस्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी थी, ये उसी से रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या स्टेप्स उसके अंदर आते हैं। तो उनमें जो सबसे पहला स्टेप था रिक्वायरमेंट का, ये उस पे बेस कर रहा है पूरा का पूरा जो सिलेबस है, पूरा का पूरा जो हमारा ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट से ही रिलेटेड सारा कुछ होगा। रिक्वायरमेंट किस तरह बनती हैं, किस तरह से हम लोग उन्हें गेट कर सकते हैं, क्या क्या उसकी टेक्निक्स हो सकती हैं, किस किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग ये काम करते हैं, इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, अगर इन्हें चेंज करना पड़ जाए तब हमें क्या चाहिए होगा, अगर हमने इन्हें स्टोर करना हो तो हमें क्या करना है, अगर हमने इन्हें मैनेज करना है तो किस तरह से मैनेज करना है, ये सारा कुछ इसके अंदर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग ये बताएंगे रिक्वायरमेंट्स होती क्या हैं और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों इसके लिए हमें एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा है, ये क्या है, किस लिए हमें इसके ऊपर इतना फोकस करना पड़ रहा है। इसके अलावा सेकंड जो चीज़ थी वो हमारे पास ये थी कि जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं इसको हम किस 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 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स किस किस टाइप की हो सकती हैं। इसके अलावा उसके लेवल कौन-कौन से हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट में कौन-कौन से प्रोसेस आ सकते हैं, किस-किस प्रोसेस के थ्रू रिक्वायरमेंट्स हम लोग गैदर करते हैं। फिर आते हैं लेवल्स एंड लेयर्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, लेवल्स और लेयर ऑफ रिक्वायरमेंट में ये आता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट किस लेवल की है। जैसे कि अभी जब हम लोगों ने इसका फर्स्ट लेक्चर लिया था तो इसमें मैंने आपको 2 लेवल तो उसी वक़्त पढ़ाए थे, एक सीलिंग और एक फ्लोर का, जिसमें मैंने ये बताया था कि हम लोग तो सिंपल यूज़र्स हैं ना, हम लोग जो काम बताते हैं एक डेवलपर को, उसके लिए वो बहुत थोड़ा होता है। डेवलपर को इन डेप्थ डिटेल चाहिए होती है। तो ये लेवल्स होते हैं कुछ कि हम थोड़ी-सी बातों का अगर हमें पता चले ना, हम कहते हैं हाँ, हाँ, ठीक है। लेकिन जो डेवलपर्स होते हैं उन्हें इन डेप्थ डिटेल चाहिए होती है। किस तरह होगा, कैसे होगा, कितना मटेरियल लगेगा, कितनी कॉस्ट आएगी, ये सारा कुछ उसने खुद देखना होता है। तो इसमें आते हैं ये लेवल्स। फिर आते हैं रिक्वायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स कि रिक्वायरमेंट की क्या-क्या ख़ुसूसियत हो सकती है। एक रिक्वायरमेंट को किस तरह का होना चाहिए, जैसे कि उसमें एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट वैलिडेट होनी चाहिए, जिस यूज़र ने आपको दी है वो रिक्वायरमेंट, वो बिल्कुल क्लियर उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, वो कंप्लीट है, उसके अंदर कुछ भी बचा हुआ नहीं है, सारा कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। उसके बाद हमारे पास इसकी एनालाइजिंग आएगी कि किस तरह से हम रिक्वायरमेंट की क्वालिटी को एनालाइज, जिस तरह हमने अभी करेक्टरिस्टिक की बात की है ना कि करेक्टरिस्टिक्स ये हैं, तो क्वालिटी एश्योरेंस में हम लोग यही देखते हैं कि क्या ये सारी करेक्टरिस्टिक्स जिसकी हमने बात की है वो फुलफिल हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो इसका मतलब है कि वो गुड क्वालिटी का है, या मिनिमम अगर आप कहते हैं कि 8 में से 7 भी उसकी पूरी हो जाती है ना क्वालिटीज़, तो हम कहते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी का है। जिस तरह आप लोग कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसमें रेटिंग्स होती हैं, 4.5 की रेटिंग है, 5 की रेटिंग है, 3.9 की रेटिंग है। ये सारी क्यों है? ये सारी इसी तरह से है कि वो क्वालिटी कितनी वो प्रोडक्ट कितनी क्वालिटी का है। ये सारा कुछ हम लोग एनालाइज़ करते हैं क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास आती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो ठीक है, लेकिन सिस्टम इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर और सिस्टम 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो आपस में कभी-कभी कंपेयर किए जा सकते हैं, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक सिस्टम में 2 सॉफ्टवेयर भी एट अ टाइम वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर खुद में एक पूरा सिस्टम नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सिस्टम के अंदर हमेशा या एक सॉफ्टवेयर होता है या 2 सॉफ्टवेयर वर्किंग परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर मैं आपके कॉलेज की बात करूँ तो उसके अंदर लाइब्रेरी सिस्टम भी वर्क कर रहा है, ठीक है? फ़ी कैलकुलेशन का सिस्टम भी वर्क कर रहा है। इसके अलावा फैकल्टी को हैंडल करने का भी सिस्टम जो है वो कंप्लीटली वर्क कर रहा है। एग्ज़ाम कंट्रोलिंग का भी आपके पास वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर कंप्लीटली उस सिस्टम जो है उसके अंदर वर्क कर रहा है। तो ये सारा कुछ क्या है, डिफरेंट है, इसके अपने-अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो इनमें हम लोग क्या-क्या चीज़ें देखेंगे कि हमारी अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट एवोल्यूशन कैसे होगी, एवोल्यूशन से मुराद हम उसे चेंज कैसे कर सकते हैं। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम उसके अंदर कुछ ऐड करना। जैसे अब यूज़र है, वो पहले एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करता रहा है, लेकिन अब आके जिस तरह टाइम चेंज हो गया है, ईयर्स चेंज हो गए हैं,
नई टेक्नोलॉजी आ गई, वो चाहता है कि मैं कोई नई चीज़ इसके अंदर डालूँ अपने सॉफ्टवेयर में, तो उस चीज़ को हम कहेंगे एवोल्यूशन। अब वो एवोल्यूशन करनी कैसे है कि हमारे पास पुराना वाला भी जो सॉफ्टवेयर बना वो ना ख़राब हो और नया फ़ीचर भी ऐड हो जाए, वो सारा कुछ इसी में हम देखेंगे। इसके बाद रिक्वायरमेंट को हम ट्रेस कैसे कर सकते हैं? ट्रेस करने का मतलब होता है कि हम लोग साथ-साथ चेक करते रहें कि यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट्स को कहीं चेंज तो नहीं करने लगा, या फिर हमारे पास कौन-सी रिक्वायरमेंट किस वक़्त कैसी चल रही है, क्या काम परफ़ॉर्म कर रही, क्या फ़ंक्शन, वो सारा कुछ ट्रेसेबिलिटी में आएगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटाइज़ेशन क्या है, कौन-सी रिक्वायरमेंट को हमें सबसे पहले रखना है, उसके बाद सेकंड आएगी, उसके बाद थर्ड नंबर पे किसको प्रायोरिटी हम लोग दें, वो सारा कुछ इसमें आएगा। इसके लिए हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में एक टॉपिक पढ़ा था, जैसे फिश बॉन स्ट्रक्चर्स टाइप का था एक। तो एक पैरिटी चार्ट का था। ये इस तरह के जो भी चार्ट्स वगैरह या इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके अंदर हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रेड ऑफ एनालाइज़ेशन आती है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। रिस्क एनालिसिस आता है, रिस्क एनालिसिस क्या होता है, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, ये भी देखेंगे। रिक्वायरमेंट को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, ये भी देखेंगे। रिस्क एनालिसिस का बेसिकली हम लोगों ने स्पाइरल मॉडल में देखा था, तो अब हम इसे एजाइल के थ्रू भी देखेंगे कि किस तरह एजाइल भी इनको हैंडल करता है, इन रिस्क को हैंडल करता है। फिर फर्दर हमारे पास आते हैं इंटरैक्शन बिटवीन रिक्वायरमेंट एंड आर्किटेक्चर। जो यूज़र ने रिक्वायरमेंट दी और जो आर्किटेक्चर हम लोगों ने बना लिया सॉफ्टवेयर का, उस इन दोनों को हम लोग किस तरह इंटरैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से दोनों आपस में वर्किंग करते हैं, ये सारा कुछ भी इसके अंदर आएगा। फिर रिक्वायरमेंट एलिसाइटेशन आती है कि हम लोगों ने रिक्वायरमेंट को गैदर कैसे करना है, उसके क्या-क्या सोर्सेज़ हो सकते हैं, उसकी कौन-कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं, ये सारा कुछ देखेंगे। फिर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस हैं कि किस तरह से रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई किया जा सकता है कि ये प्रॉपर रिक्वायरमेंट है, ये किसी एक जगह से हमारे पास आ सकती है। फिर अगर उसको हमने स्टोर करना है तो डॉक्यूमेंटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन किस लिए ज़रूरी है, उसकी क्या-क्या सोर्सेज़ हैं, उसकी क्या-क्या टेक्निक्स हैं, उसको किस तरह से हमने वैलिडेट करना है, ये सारा कुछ उसमें आएगा। फिर मैनेजमेंट एंड रिक्वायरमेंट आती है कि रिक्वायरमेंट को मैनेज कैसे करना है, इसकी मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन लेंगे, इसकी टेक्निक्स देखेंगे, रिक्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो देखेंगे। उसके बाद इसके अंदर कुछ वेज़ होंगे, यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ मैं। कुछ वेज़ होंगे जिसे हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम लोगों ने जब मैनेज करना ना, तो सिर्फ़ हम लोगों ने अपने आप को नहीं देखना है, सिर्फ़ डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, हमने यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। स्टेक होल्डर एक टाइप का नहीं होता, जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है कि हम रिक्वायरमेंट को किस तरह मैनेज करेंगे। फिर हमारा जो प्रोडक्ट एंड पर बन जाएगा, उस प्रोडक्ट को हमने फर्दर अपडेट रखने के लिए क्या करना है, वो सारा कुछ भी देखेंगे। और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फाइनली थ्रू मेथड ऑफ अजाइल भी रीड आउट करेंगे। इसके लिए जो हम लोगों ने बुक पढ़ी थी, उसके सारे टॉपिक्स मैंने इसके अंदर लिख दिए थे कि कौन सा टॉपिक किस जगह पर यूज़ होगा, सॉरी लिखा हुआ है, कौन सा टॉपिक कहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ से आप लोग वो भी देख सकते हैं। सब टॉपिक के सब चैप्टर्स भी मैंने लिख दिए कि अगर सब टॉपिक आता है कोई इस तरह का जो इम्पोर्टेंट है, तो वो किस चैप्टर में है।